हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी प्रैक्टिस सेट जो है उत्तराखंड का एग्जाम होना है जो यूकेपीएससी के द्वारा लेक्चरर ग्रुप सी का अप्रैल में। तो मैं अब सीधे चलूंगी प्रैक्टिस सेट पे, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं ऐसे ही इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रखा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा परिकल्पित एनएसएसएफ का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1982 में, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है और ये हैदराबाद में है और ये भारत का क्या है, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1982 में हुई है जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। और उसके बाद हुई थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना और इसकी स्थापना हुई थी आप लोगों का 1985 में। ठीक है, यानी कि 1985 में किसकी हुई थी, इंदिरा गांधी, जो इग्नू है। ठीक है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला हुआ है कि कथन 1 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी है जो 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का एक संवैधानिक संगठन बन गया। और कथन 2 है भारत सरकार के द्वारा 1961 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT एक स्वायत्त संगठन है। तो बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखो कथन 1 में जो यूजीसी है वो 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था और विश्वविद्यालयी शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा यह भारत एक संवैधानिक संगठन बन गया था। तो कथन 1 सही है। और कथन 2 में है जो NCERT है वो भारत सरकार के द्वारा 1961 में ही क्या स्थापित किया गया। और ये क्यों स्थापित किया गया था, क्योंकि स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीति और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देने के लिए एक स्वायत्त संगठन है जो NCERT है। ठीक है, और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत भी पंजीकृत है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें है कथन 1 और एक कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रखा है कि स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग है। अब बताओ, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सिलेबस में, फर्स्ट में दे रखा है। तो स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग कौन सा है, यह है तुम्हारा राधा कृष्णन शिक्षा आयोग, यानी कि जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं इस आयोग का गठन कब हुआ था, 1948 ईस्वी में इस आयोग का गठन हुआ था। किसके अध्यक्षता पे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था और इसका गठन विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार करने के लिए किया गया था। और अगस्त 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1949 में। ठीक है, और इसकी डेट है 25 अगस्त को। इसने 25 अगस्त 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और 4 नवंबर 1948 यानी कि 1948 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि भारत में संस्कृत विद्यापीठ जैसी उच्च शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो आप लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राच्य अधिगम कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखे है कि भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात भारत में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा चिकित्सा से संबंधित प्रतिपादित अनुशंसाएं निम्न में से कौन सी थी। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 2 ऑप्शन ये है मेडिकल कॉलेजों को अधिकतम 100 विद्यार्थियों को प्रवेश देना। ऑप्शन बी में बोला है भारतीय पद्धति के विशेष संदर्भ में औषधि का इतिहास औषधि के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। और इसका ऑप्शन नंबर सी है स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और नर्सिंग को अधिक महत्व देनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के प्रति विद्यार्थी पर
10 सैया का उपबंध होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। कोई और ऑप्शन अलग से दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दिया है केवल ए और बी, केवल बी और सी, या के ऑप्शन नंबर सी में दिया है केवल बी सी डी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए बी सी और डी सब। तो इसका आंसर हो जाएंगे जितने ऑप्शन है 4 के 4 ऑप्शन इसका आंसर है। अब देखो इसका आंसर ये क्यों है, जो भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के बाद भारत में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा चिकित्सा से संबंधित निम्न अनुशंसाएं दी गई थी। अब वो अनुशंसाएं क्या थी, जैसे कि जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और नर्सिंग को अधिक महत्ता देनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रति विद्यार्थी पर 10 बेड का उपबंध होना चाहिए, और भारतीय पद्धति के विशेष संदर्भ में औषधि का इतिहास, औषधि के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए, और मेडिकल कॉलेज से अधिकतम 100 विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए। तो ये सब ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसका आंसर सारे ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी और डी। तो अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समकक्षीय मूल्यांकन इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 में अरस्तु के द्वारा निर्धारित संप्रेषण के तत्वों के सही क्रम की पहचान कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, अब बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले बी होगा। सबसे पहले आता है वक्ता, फिर आता है भाषण, फिर आता है अवसर, फिर आता है श्रोता, उसके बाद होता है प्रभाव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आया होगा वक्ता, फिर भाषण, अवसर, श्रोता और प्रभाव। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि संप्रेषण के माध्यमों की गहन जांच पड़ताल का किस रूप में वर्णन किया जाता है? तो अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीडिया विश्लेषण। ठीक हो गया, जो संप्रेषण के माध्यम की गहन जांच पड़ताल होती है उसको मीडिया विश्लेषण के रूप में ही इसका वर्णन किया जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है कि संचार का कौन सा प्रकार है जिसको होवार्ड रीनगोल्ड ने एक रक्तहीन प्रौद्योगिकी कृत्य के रूप में कहा है? तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटरनेट संचार। ठीक हो गया, जो ये होवार्ड रीनगोल्ड है, ये कौन है? ये एक अमेरिकी लेखक है। ठीक है, जो आभासी दुनिया और इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीफोन के विकास में विशेष रूप से प्रभावशाली थे ये। और जो ये होवार्ड रीनगोल्ड ने इंटरनेट संचार को क्या बोला था? एक रक्तहीन प्रौद्योगिकी कृत्य के रूप में बोला था। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सामाजिक एकीकरण। शायद मैं ऑप्शन आप लोगों को आंसर बहुत जल्दी बता दे रही हूँ, आप लोगों को सोचने का मौका नहीं दे रही हूँ। तो आप लोग कुछ भी मेरे कहने गलती होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका 11 का आंसर क्या है? सामाजिक एकीकरण। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा है कि मानव संप्रेषण में कौन सा कौशल शामिल होता है? तो आप लोग इसके ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख सकते हैं, इसके ऑप्शंस अलग से दे रखे हैं ये, जैसे केवल बी, सी और डी इसका आंसर है। देखो स्वप्रस्तुति हुआ इसका, समूह अन्योन्य क्रिया भी है, और संबंध बनाना भी इसमें मानव संप्रेषण के कौशल में शामिल है। जो दृश्यमान न होने का और उच्च वर्गीय भाषा का उपयोग करना, यह संप्रेषण कौशल में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रखा है कि आपके 13, सॉरी गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके शिक्षक ने आपको किसी कंप्यूटर में अतिरिक्त रैम को संस्थापित करने का अनुदेश दिया है। निम्न चरणों ए सी के सही क्रम की पहचान कीजिए जिसका आपके द्वारा रैम को सुरक्षित रूप से संस्थापित करने के लिए पालन किया जाना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैसे आप लोग इसको सीरीज से लगाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा आप लोगों का डी। ठीक हो गया, यानी कि बी सी ए। देखो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर को पावर सप्लाई से अलग करेंगे जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम कलाई पर प्रति स्टैटिक बैंड बांधना चाहेंगे। फिर उसके बाद करेंगे अब रैम को संस्थापित करना चाहिए। यानी कि इसका आंसर होगा BCA, यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर को पावर सप्लाई से अलग करना चाहिए, फिर कलाई पर प्रति स्टैटिक बैंड बांधना चाहिए और अब रैम को संस्थापित करना चाहिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिख रखा है ENIAC। ठीक हो गया। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आप लोगों का, ऑप्शन बताइए। इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC का पूर्ण रूप है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूचना है। बताइए सूचना क्या है? सूचना क्या है? एक संसाधित प्रदत्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। सूचना क्या है? सूचना एक संसाधित प्रदत्त है। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में नीचे इसमें भी 2 कथन दे रखे हैं, तो आप लोग बताइए, कथन को पढ़िए। कथन 1 में बोल रखा है कि स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया कार्यक्रम है, और कथन 2 में बोल रखा है कि स्वयं को शिक्षा नीति के 6 मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए संरचित किया गया है। तो 16 का आंसर क्या है? इसमें ऑप्शन कथन 1 भी सही है और कथन 2 दोनों ही सही है। ठीक हो गया, जो इस पे है। यानी कि जो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि स्वयं का पूरा रूप क्या होता है। स्वयं का पूरा रूप होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। ठीक हो गया। क्या है स्वयं का पूरा नाम? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स स्वयं का फुल फॉर्म है। आप लोग इसे लिख लेना अलग से। और ये जो भारत सरकार के द्वारा आरंभ किया गया ये एक कार्यक्रम है। ठीक हो गया। और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक ऑनलाइन मंच है, जिसके माध्यम से भारत के छात्रों को ऑनलाइन कार्यक्रम पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। और इसको क्या 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। तो स्वयं को कब लॉन्च किया था? स्वयं को लॉन्च किया गया था 9 जुलाई 2017 को। इसको लॉन्च किया गया था 2017। ठीक हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं। अब और इसको क्यों लॉन्च किया गया था? जो ये 9वीं और 12वीं से लेकर मतलब इतने तक के जो स्कूल में 9वीं से 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो ये स्वयं का कार्य होता है। ठीक है। यानी कि 9 से लेकर 12 हो गया स्नातकोत्तर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक का ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है स्वयं। और स्वयं को शिक्षा नीति के 6 मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि 3 मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए संरचित किया जाता है। ठीक हो गया। तो अब हम सीधे चलते हैं। इसका आंसर आप लोगों को मैंने दे दिया था। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि कथन 1 में भी सही बोल रखा है स्वयं के बारे में, और कथन 2 में भी, वो मैंने एक्स्ट्रा स्वयं के बारे में बताया था। जो कथन 1 है 2 है वो सही है। ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ है कि निम्न में से कौन से सजह कक्षा वातावरण के तत्व हैं? तो अब आप लोग ये देख सकते हैं ए से लेके ई तक का आप लोगों को दे रखे हैं पॉइंट, और फिर नीचे ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं। तो बताइए कौन से सजह कक्षा वातावरण के तत्व हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है आप लोगों का बी, यानी कि ए सी और ई। यानी कि कौन कौन से है? प्रेरक वातावरण का निर्माण, सहयोगी टीम कार्य और निमग्नता पूर्वक श्रवण इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि शिक्षण का गत्यात्मक उपागम से अभिप्रेरित है। मतलब शिक्षण का गत्यात्मक उपागम से अभिप्रेरित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यालय को के कार्यकलाप के माध्यम से सीखना चाहिए। ठीक हो गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि विद्यार्थी के समग्र रूप से विकास के लिए किसी शिक्षक को निम्न में से किस पर जोर देना चाहिए? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर डी, मूल्यों संबंधी शिक्षा के साथ साथ परिणाम आधारित शिक्षा पर जोर देना चाहिए।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि एक कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतरों को चिन्हित करने के लिए शिक्षक के द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन 20 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्माणात्मक आकलन का आप लोगों का प्रयोग किया जा सकता है एक शिक्षक के द्वारा। ठीक हो गया। तो आप लोग देखिए 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। जो निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग एक कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व अंतरों को चिन्हित करने के लिए शिक्षक के द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो अधिगम की सफलता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर करती है। ठीक है, जो हम सीखते हैं उसकी सफलता किस प्रक्रिया पर निर्भर करती है, शिक्षण से हम जो सीखते हैं उस पे। ठीक है, इसमें मूल्यांकन को निर्णयात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं और इसे रूपदेह मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है और इस मूल्यांकन में अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है। तो इसका आंसर है, बताइए पहले आप लोग देखिए, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टी, केवल बी, सी और ई। यानी कि बी है तुम्हारा परिवार, अभिप्रेरणा और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं। ठीक है, ये जो छात्र अधिगम को है वो प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक है, यानी कि 21 का हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में बोला है कि उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा किस समिति आयोग ने करी। अब बताइए, तुम्हारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूजीसी की प्रशासनिक एवं अकादमिक सुधार समिति इसका आंसर है। जो उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा यूजीसी की प्रशासनिक एवं अकादमिक सुधार समिति ने की थी और ये वर्ष 2015 से प्रारंभ की गई है। ठीक हो गया। और इस सुधार के अंतर्गत 1 से 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन और ग्रेडिंग योजना की शुरुआत की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान पे रखना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि किसी कक्षा में एक प्रभावी श्रोता है। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, ध्यान भंग होने का जो प्रतिरोध करता है वो किसी कक्षा में क्या होता है, एक प्रभावी श्रोता होता है। अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब 24 पे क्या है, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, यानी कि अब आप लोग देख सकते हैं, इस पे आप लोग मिलान कीजिए तो आप लोगों का इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, जैसे वाचन वैकल्य है, ये किससे आधारित है, ये है पठन में कठिनाई। जब हमें पढ़ने में कठिनाई होती है तो वाचन वैकल्य होता है। ठीक है, फिर है लेखन वैकल्य। लेखन वैकल्य नाम से ही पता चल रहा है, लिखने में कठिनाई। वाचन वैकल्य भी नाम से पता चलेगा, वाचन मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल, यानी कि पढ़ रहे हैं हम, पढ़ने में कठिनाई होना। ठीक है, फिर आता है परिकलन वैकल्य। परिकलन वैकल्य है गणित के कार्य में कठिनाई। ठीक हो गया। और फिर आते हैं ADHD, यानी कि ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। यानी कि जैसे अगर इंग्लिश में होता तो इंग्लिश में कैलकुया होता, जो लेखन में गणित के उसमें कठिनाई होता है, मैथमेटिक्स में। तो ऐसा करके आते हैं। अभी इसमें इंग्लिश में ऑप्शन नहीं दिए हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। यानी कि अब आप लोग देखिए 24 का आंसर क्या होगा। जिससे वाचन वैकल्य होता है पठन में कठिनाई, लेखन वैकल्य होता है लेखन में कठिनाई, परिकलन वैकल्य होता है गणित में के कार्य में कठिनाई, और ADHD होता है ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है निम्न में से कौन से शिक्षण के विमर्श स्तर की विशेषताएं हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं। ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल सी और डी। यानी कि डी भी है क्योंकि मैंने नीचे ऑप्शन नहीं देखा, तो इस पे मेरे को एक पॉजिटिव आंसर यही दिख रहा था, विद्यार्थियों की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं। बट आप लोग देख सकते हैं इसमें भी डी दिया हुआ है, तो केवल सी और डी, यानी कि सी भी इसका आंसर है, समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करना। हाँ, ये भी एक पॉजिटिव है। ठीक है, जो भी कहीं पर को भी आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ दिख रही है तो पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं आप, रटना बोल दिया है तो ये वैसे ही नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको वैसे आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझ द्वारा सीखते हैं,
ये भी एक नेगेटिव है। और विद्यार्थी कड़े अनुशासन, यानी कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का यूज कर लिया, अनुशासन, और ये यहाँ पर कोई रटना भी आ गया जो नेगेटिव वर्ड है, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बच्चे कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, केवल सी और डी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में बोला क्या है कि संरचनावाद और सिद्धांत के रूप में, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, 26 का आंसर होगा बी, अधिगमकर्ता के द्वारा संसार के विषय में अपने विचार की संरचना करने की भूमिका पर जोर देता है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है ICF प्रतिमान निःशक्तता के कौन से घटक पर ध्यान केंद्रित करती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए, क्रियाकलाप और भागीदारी पर जो ICF है ये क्या करती है, ध्यान केंद्रित करती है। जो ICF मॉडल है ये विकलांगता की गतिविधि और भागीदारी घटकों पर केंद्रित है, ठीक है, यानी कि द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, इसका क्या है, फुल फॉर्म। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला क्या है कि एक स्मार्ट को निम्न में से किसमें सबसे अधिक पारंगत होना चाहिए। ठीक हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, 28 का आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन डी, यानी कि ICT कौशल में। ठीक हो गया। जो एक स्मार्ट है उसको किस में होना चाहिए, ICT, यानी कि एक स्मार्ट को ICT कौशल में सबसे अधिक पारंगत होना चाहिए, क्योंकि ये शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक है प्रभावशाली साधन है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। WBL का तात्पर्य है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, WBL का तात्पर्य है, तो 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेब बेस्ड लर्निंग। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, वेब बेस्ड लर्निंग, यानी कि वेब आधारित अधिगम इंटरनेट की सहायता से ही विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को क्या निर्देशात्मक वितरण उपकरण के रूप में विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। तो WBL का तात्पर्य क्या है, वेब बेस्ड लर्निंग। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसी अनुशासन से नहीं जोड़ा जा सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसको नहीं जोड़ा जा सकता है हमें, अनुशासन, बाल केंद्रित, इसको हम अनुशासन से नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला हुआ है, निम्न में से कौन प्रशासन में मानव संबंध आंदोलन से संबंधित है। तो बताओ ये इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर है मेरी पार्कर फोलेट। ठीक हो गया। जो क्या है, मानव संसाधन आंदोलन से संबंधित है, यानी कि मानवीय संबंधन आंदोलन या मानवीय संबंधन पर बल देने वाले संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मेरी पार्कर फोलेट और एल्टन मेयो और कौन थे, फिट्ज रोथिल्स बर्जर थे। ठीक हो गया। तो इस पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, मेरी पार्कर फोलेट, तो इसका आंसर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्यालय के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक कौन है। तो बताइए 32 का आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अपने छात्रों को क्या समझता है। ये सबसे पॉजिटिव आंसर भी आप लोगों का दिख रहा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला हुआ है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली एक शैक्षिक प्रशासन का सबसे अधिक केंद्रीयकरण होता है। तो आप लोगों का 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 33 का आंसर। आप लोग देख लीजिए, मैंने आप लोगों का साइन लगा लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय सह शिक्षा और पूर्व केंद्रित विद्यालय है। ठीक है। इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है, गांव-गांव तक उत्तम शिक्षा पहुंचाना, और विद्यालय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। आप लोगों का प्रश्न NEP से भी, NEP आपके सिलेबस में है तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि इसको किसके तहत बनाया गया था, यानी कि कौन सी NEP। तो क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत क्या इसको बनाया गया था, भारत के नवोदय विद्यालय। ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में शैक्षिक निगरानी का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि शैक्षिक सेवाएं शैक्षिक निगरानी का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देख सकते हैं हम, निम्न को पाठ योजना लेखन की परंपरागत रीति में व्यवस्थित कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं अब इसमें कौन सा ABCDE तक का आप लोगों को दिया है और आपको क्या करना है, इसमें व्यवस्थित करना है। तो आप लोग देख लीजिए, बताइए इसका आंसर। तो 35 में अब देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पाठ योजना लेखन की परंपरागत रीति क्रमानुसार निम्न होगी। ठीक है, जब आप लोगों ने बीएड वगैरह किया होगा तो आप लोगों ने उस टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और इसका प्रैक्टिकल भी ऑलरेडी किया हुआ होगा। सूक्ष्म शिक्षण जब आप लोगों की मैक्रो टीचिंग हुई होगी उस टाइम पे, तो सबसे पहले क्या आएगा, विशिष्ट उद्देश्य होगा, और उसके बाद पूर्व ज्ञान, फिर आता है विषय वस्तु प्रस्तुति, फिर आता है पुनरावृत्ति, और लास्ट पे क्या आता है, गृह कार्य। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि BADEC, यानी कि सबसे पहले विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु प्रस्तुति, पुनरावृत्ति और गृह कार्य। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, नीचे शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्व दिए गए हैं, गलत को आप लोगों ने छांटना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, गलत छांटना है, यानी कि अब इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जन संचार के साधनों का प्रयोग। ये क्या है, शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्व नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि जो शिक्षण प्रतिमान है उसके आवश्यक तत्व क्या है, उद्देश्य है, संरचना है, सामाजिक प्रणाली है, सिद्धांत जांच है और सहायक तंत्र है। यानी कि देखो, ये सहायक प्रणाली, संरचना और लक्ष्य आप लोगों के ऑलरेडी दे रखे हैं, इसी को उद्देश्य भी बोलते हैं। ठीक है, लक्ष्य को ही, यानी कि जन संचार के साधन का प्रयोग आपका इसका शिक्षण प्रतिमान की आवश्यकता तत्व नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या के लिए कौन सा कारक सर्वोत्तम है। ठीक है, 37 पे बोल रखा है। तो बताइए 37 का आप लोगों का आंसर क्या होगा। 37 का आंसर होगा आपका प्रशिक्षण तकनीकी। ठीक हो गया, ये सर्वोत्तम के लिए कौन सा कारक सर्वोत्तम है। ठीक है, तो प्रशिक्षण तकनीकी, यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण को शिक्षण के संकुचित रूप में देखा और समझा जाता है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है। ठीक हो गया, जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे किसी तथ्य को कम छात्रों में, यानी कि कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दे सकें। ठीक हो गया, और इसकी विशेषताएं भी बहुत होती हैं, आप चाहे तो एक बार सुन लीजिए, बता देती हूँ। जो इसकी विशेषता होती है सूक्ष्म शिक्षण की, सूक्ष्म शिक्षण विधि कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की प्रतिविधि है, और सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की संख्या में कटौती करके 5 से 6 तक ही रखी जाती है, और सूक्ष्म शिक्षण में समय की अवधि को कम करने के लिए 5 से 10 मिनट तक ही रखा जाता है, और इसके अंतर्गत उचित और तत्काल प्रतिपुष्टि की व्यवस्था की जाती है। ठीक हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि शिक्षा आयोग के रूप में उल्लेखित आयोग अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या है, DS कोठियारी। समझे, शिक्षा आयोग को ही हम क्या बोलते थे, कोठारी आयोग भी बोलते हैं। यानी कि शिक्षा आयोग के रूप में उल्लेखनीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, DS कोठारी है, मतलब थे। और फिर भारत के लिए सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए इस आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, और इस आयोग ने 10+2+3 के एक पैटर्न में शिक्षा के पुनर्गठन का भी सुझाव दिया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था। ठीक हो गया, ये 2 है, 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था, ये दिया था कोठारी आयोग ने इस पैटर्न का। और इसके नामांकन के मुद्दे पर जनशक्ति दृष्टिकोण अपनाया और घोषित किया गया कि उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी इसी में है और औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना था। ठीक है, भले ही इसने सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका को स्वीकार किया हो। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका को किसने स्वीकार किया था, कोठारी आयोग ने। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में निम्न में से किस आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा विकेंद्रीकरण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोगों का क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हंटर आयोग इसका आंसर होगा। ठीक हो गया, हंटर आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा विकेंद्रीकरण किया था, ये याद रखना। और 1880 में लॉर्ड रिपन को 1880 में, ठीक है, 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था, और उस समय इन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में सन 1882 यानी कि 1882
सन 1882, या ये 2 है, ठीक है, 1882 में एक कमीशन गठित किया था जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया, और विलियम हंटर इसी कमीशन के क्या सदस्य थे, और इन्हीं के नाम से इसे हंटर आयोग बोला गया। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इसका आंसर तो आप लोगों को आता होगा, काफ़ी इजी है, तो इसका आंसर है सैम पित्रोदा। ठीक हो, ये जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि NKC, ठीक है, इसका नेशनल नॉलेज कमीशन, आई थिंक, हाँ, नेशनल नॉलेज कमीशन होगा। अगर मुझसे कोई गलती हो रही होगी तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना है, तो इसको कब स्थापित किया गया था? ये सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में 13 जून 2005 को 13 जून 2005 को इसकी क्या कहते हैं स्थापना करी गई थी, और ये भारत के प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था होती है। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चंस में। ऐसे ही अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो बोलने में, क्वेश्चन के आंसर्स तो गलत नहीं है इतना जहाँ तक, और आप लोग देख भी सकते हैं, और अगर गलती हुई भी होगी तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो इस उससे थोड़ा बोलने में कहीं पर को कुछ गलती हो गई हो, जैसे क्वेश्चन नंबर में मैं कुछ गलती कर दे रही थी, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मैं ऐसे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। तो आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के लिए या तो GK लेके आऊँगी या तो उत्तराखंडी, इसी की सीरीज को आगे बढ़ाऊँगी। अभी हम 40 क्वेश्चन में पहुँचे हैं, अब 41 से लेके 80 तक का क्वेश्चन एक सेकेंड पार्ट में होगा, फिर 80 से 123 यानी कि ऐसे ही 4 पार्ट इसके आएंगे, डेली आएंगे। तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।